हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल AR की क्लासेस पर। मैं हूं अंकित आर्या और आज मैं पढ़ाऊंगा क्लास 10 की साइंस, जिसका पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रियाएं। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी परिभाषा समझाऊंगा और साथ ही एग्जाम्पल देकर पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। तो आइए स्टूडेंट समझते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इसकी परिभाषा समझते हैं। तो आइए देखते हैं इसकी परिभाषा क्या कहती है। जैसे कि मैंने लिखा, जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नया यौगिक का निर्माण करते हैं तो ऐसी विक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। फ्रेंड्स, ये तो हो गई इसकी परिभाषा। और मैं आप बताना चाहता हूँ कि जैसे कि हम लोग देखते हैं, जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर संयोग कर जुड़कर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं या एक नया यौगिक बनाते हैं, जिसे हम उत्पाद भी कहते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। और जो इसमें अभिकारक या जो पदार्थ निर्माण का कार्य करते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। तो फ्रेंड, आइए मैं समझाता हूँ आपको कैसे होती है अभिक्रियाएं। माना कि मैंने ये लिखा, एक पदार्थ है A और प्लस दूसरा पदार्थ है B। ये दोनों एक रासायनिक पदार्थ है और ये आपस में क्रिया करके संयोग करके या जुड़ करके एक नए पदार्थ का निर्माण करेंगे, जो कि है AB। जैसा कि आपने देखा कि ये एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करी इन्होंने और एक नए पदार्थ का निर्माण किया और इनके फलस्वरूप एक नए रिजल्ट का निर्माण हुआ, तो जो कि बना है अपना AB। इसे कहते हैं उत्पादक या कि प्रोडक्ट। जो हमारा रिजल्ट प्राप्त होता है उसे उत्पादक या प्रोडक्ट कहते हैं और इनको हम लोग अभिकारक कहते हैं। अभिकारक या रिएक्टेंट। जैसा कि परिभाषा से भी निश्चित होता है कि रासायनिक पदार्थ मिल चुके हैं और एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो आपको आगे समझने के लिए ये समझना जरूरी है कि इनको अभिकारक कहा जाता है और इन्हें उत्पादक या प्रोडक्ट कहा जाता है और इन्हें रिएक्टेंट कहा जाता है। और ये तीर का निशान यह निर्धारित करता है कि रिएक्शन हुई है। हाँ फ्रेंड्स, हमने देखा कि ये रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अब इसका एग्जाम्पल समझते हैं, इसके तौर तरीके समझते हैं कैसी रिएक्शन या अभिक्रिया होती है। तो चलिए एक एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं। एग्जाम्पल लिया मैंने N2, जो कि नाइट्रोजन होता है, प्लस H2 और ये आपस में क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, जो कि होता है NH3। NH3। तो जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ने यहाँ पर क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण किया है, जिसे हम अमोनिया कहते हैं। मैं आपको समझाता हूँ कि समीकरण से परिभाषा जोड़ के या कि मैं अपनी सिंपल भाषा में आपको परिभाषा याद करवाता हूँ। जैसे कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ, यानी कि एक या एक से अधिक पदार्थ, हमने यहाँ पर दो पदार्थ लिए जो एक से अधिक होते हैं। दो पदार्थ आपस में क्रिया करके, ये तीर का निशान यह दर्शाता है कि इन्होंने आपस में क्रिया की है और एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, जो अमोनिया है। इसमें एक नए पदार्थ का निर्माण हुआ है जो अमोनिया है। और ऐसी जो कि एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करता है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती हैं। लिया है रासायनिक अभिक्रियाओं की परिभाषा। अब हम लोग समझते हैं, जो कि चैप्टर से ही निर्धारित है, रासायनिक समीकरण। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं रासायनिक समीकरण क्या कहलाते हैं। कि परिभाषा मैं लिख देता हूँ। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं परिभाषा।
आइए फ्रेंड्स देखते हैं रासायनिक समीकरणों की परिभाषा और उन्हें किस प्रकार व्यक्त करते हैं। या हम समझ सकते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं को एक समीकरण के रूप में लिखना। रासायनिक अभिक्रियाओं को एक समीकरण के रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे कि परिभाषा बताती है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों तथा उत्पादों को उनके प्रतीक रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करके प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसा कि परिभाषा कह रही है कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों, हम पढ़ चुके हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ क्रिया करते हैं वे अभिकारक कहलाते हैं और जिनका निर्माण होता है वो उत्पादक कहलाते हैं। उनको यानी कि जो अभिकारकों तथा उत्पादकों को उनके प्रतीक या रासायनिक सूत्र, रासायनिक सूत्र प्रत्येक पदार्थ का एक रासायनिक सूत्र होता है। प्रत्येक रासायनिक पदार्थ का एक सूत्र होता है। प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो मैं अपनी भाषा में ये समझाना चाहता हूँ कि जो रासायनिक अभिक्रिया हैं उनको उनके रासायनिक समीकरण या उनके रासायनिक सूत्रों, रासायनिक अभिक्रियाओं को उनके रासायनिक सूत्रों के रूप में लिखना या प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे कि मैं बताता हूँ, मैंने एक रिएक्शन लिखी, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन इन्होंने आपस में क्रिया करके अमोनिया बनाई है। जैसा कि हम अपनी मौखिक भाषा में बोलते हैं या आपस में बातचीत में बोलते हैं कि जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन से क्रिया करके अमोनिया का निर्माण करता है, तो इसी प्रकार इनको रासायनिक सूत्रों के रूप में व्यक्त करके इनके पदार्थों और उत्पादकों के रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। नाइट्रोजन का रासायनिक सूत्र होता है N2, इसी प्रकार हाइड्रोजन का H2 और ये आपस में क्रिया करके अमोनिया बनाते हैं जो कि होता है NH3। फिर आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन का रासायनिक सूत्र है N2 और हाइड्रोजन का रासायनिक सूत्र है H2 और आपस में क्रिया करके अमोनिया का निर्माण करते हैं जो कि NH3 इसका फॉर्मूला होता है। ये अमोनिया बनती है हमारी। और मैं बताना चाहता हूँ कि ये रासायनिक समीकरण है, इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये होती है कि इसको बैलेंस करना पड़ता है। इसके जो अणु होते हैं उनको दोनों तरफ इक्वल करना पड़ता है। इनके जो अणुओं को, इनकी मात्राओं को इनको एक निर्धारित करना पड़ता है और बैलेंस करना पड़ता है और ऐसा लिखना पड़ता है कि दोनों तरफ बैलेंस समान हो। तो आइए बच्चों बात करते हैं इसके रासायनिक समीकरणों को बैलेंस करने की या रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की। चलिए दोस्तों देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना। जैसा कि मैंने बताया कि जो मैंने एक अभिक्रिया यहाँ पर लिखी थी उसको संतुलित करना है और उनके बैलेंस जोड़ना है, उनका बैलेंस इक्वल करना है। तो मैं उसी अभिक्रिया को जो मैंने पहले बताई थी वो अनबैलेंस अभिक्रिया लिखी थी और मैं अब उस अभिक्रिया को बैलेंस करना बता रहा हूँ। मैंने लिया था नाइट्रोजन N2 प्लस हाइड्रोजन H2 आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं, अमोनिया बनाते हैं। चलिए फ्रेंड समझते हैं, बहुत ही हानिकारक गैस है अमोनिया बनाते हैं। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्रिया करके अमोनिया बनाते हैं। तो इन अभिक्रियाओं को हम बैलेंस करना सीखते हैं। तो मैं कुछ मेथड्स हैं या कुछ प्रक्रम हैं जिनके द्वारा मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। पहले आप इस साइड का एक निश्चित कर लीजिए और इस साइड का अलग निश्चित कर लीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 2 हैं और यहाँ पर हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स 2 हैं।
और इसी प्रकार मैं उत्पादक की तरफ भी लिख लेता हूँ। नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स एक है और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स दो है, तीन है, सॉरी तीन है। तो यहाँ पर देखते हैं नाइट्रोजन है दो और हाइड्रोजन है दो। यहाँ पर नाइट्रोजन है एक और यहाँ पर हाइड्रोजन है तीन। तो ये अभिक्रिया अनबैलेंस है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, ये अभिक्रिया अनबैलेंस है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में क्रिया कर रहे हैं, अमोनिया बन रही है। नाइट्रोजन दो है, हाइड्रोजन दो है, नाइट्रोजन एक है, हाइड्रोजन थ्री है। चलिए तो अब इनको बैलेंस करते हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन दो है, यहाँ पर नाइट्रोजन एक है। तो इस प्रकार कीजिए कि यहाँ पर दो हो जाए और यहाँ पर हाइड्रोजन दो है और यहाँ पर तीन है। तो इस प्रकार कीजिए कि दोनों तरफ मात्रा है समान हो। तो इस प्रकार हम देखते हैं हाइड्रोजन को यहाँ पर, चलिए पहले अमोनिया बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं दो मॉलिक्यूल्स अमोनिया के बने। तो हम देख सकते हैं कि नाइट्रोजन यहाँ पर दो प्राप्त हो चुके हैं और हाइड्रोजन तीन दूनी छह। जो ये पदार्थ की मात्रा होती है या उनके मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनका आणविकता, ये आणविकता होती है। किसी भी उत्पादक की या किसी भी यौगिक की उसके सामने लिखे अणुओं की संख्या आणविकता कहलाती है। और उसकी मात्रा और उसकी आणविकता का गुणा करके हम देख सकते हैं यहाँ पर क्या बना, तीन दूनी छह। तो हाइड्रोजन की संख्या हो गई छह। तो यहाँ पर नाइट्रोजन दो है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन दो है, यानी कि नाइट्रोजन बैलेंस हो चुके हैं। और यहाँ पर हाइड्रोजन दो है, यहाँ पर छह है। तो इस प्रकार इसको बैलेंस कर दीजिए। मैंने बताया इसको लिख दीजिए, हाइड्रोजन अपन 3 कर देंगे तो यहाँ पर तीन दूनी छह, हाइड्रोजन भी 6 हो जाएंगे। आप समझ सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया बैलेंस हो चुकी है और ये संतुलित हो चुकी है। आपको दिख रहा होगा कि नाइट्रोजन यहाँ दो है, हाइड्रोजन यहाँ दो है, हाइड्रोजन यहाँ 6 है, हाइड्रोजन यहाँ 6 है। इसी प्रकार सभी अभिक्रियाओं को बैलेंस करना होता है और इसी प्रकार हम सभी अभिक्रिया बैलेंस करते हैं। तो और भी एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं और देख सकते हैं, जैसे कि देखेंगे और अभिक्रिया ले लेते हैं H2 प्लस O2 आपस में क्रिया करके H2O का निर्माण करते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हो चुका था और इसको एग्जाम्पल नंबर 2 डाल दीजिए। तो हमें समझना है कि इसको भी बैलेंस कैसे करें। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है, मतलब हाइड्रोजन का बैलेंस दिख रहा है, लेकिन ऑक्सीजन भी हमें बैलेंस करने हैं। तो एक सिंपल इसी बात है, जल्दी जल्दी लिख लेते हैं। 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1। चलिए तो देखते हैं ये बैलेंस कैसे होगी। आप भी समझ चुके होंगे कि दोनों तरफ यौगिक या उनके अणुओं की मात्रा समान होनी चाहिए। यहाँ पर ये नहीं है, कोई बात नहीं, मैं आपको बैलेंस करके दिखाता हूँ। 2 दूनी 4 कर दीजिए, हाइड्रोजन को आप कर दीजिए 4, यहाँ पर 2 लिख दीजिए तो हाइड्रोजन हो गए 4। यहाँ पर हाइड्रोजन हो चुके हैं 4। अब ऑक्सीजन लिखते हैं, ऑक्सीजन कितने हैं 2 और यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितने हैं 2, तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं 2। यहाँ पर हाइड्रोजन भी बैलेंस हो चुका है, सॉरी यहाँ पर हाइड्रोजन 2 कर देते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या बैलेंस हो चुकी है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन की संख्या बैलेंस हो चुकी है और यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या बैलेंस हो गई, यहाँ पर भी बैलेंस हो चुकी है। तो इस प्रकार हमने एक रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना सीख लिया है और समझ लिया है कैसे करते हैं। और भी एग्जाम्पल में तीसरा एग्जाम्पल जो कि आप लोगों को डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन ये डिफिकल्ट नहीं है, ये है लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट क्रिया करके ये उत्पाद बनाता है जो कि एक लेड ऑक्साइड और नाइट्राइट और ऑक्सीजन गैस को निकालता है। तो इस अभिक्रिया को भी हम बैलेंस करना सीखेंगे और इसको दिखाते हैं ये अभिक्रिया कैसे बैलेंस होती है।
तो यहाँ पर हम पहले लिख लेते हैं उसी तरीके से। यहाँ पर लेड के मॉलिक्यूल 1 और नाइट्रोजन के 2, इसमें इसका कर दें तो नाइट्रोजन के हो चुके हैं 2। ये ब्रैकेट के अंदर इन दोनों का गुणा बाहर वाले 2 से उड़ जाएगा और ऑक्सीजन 3 है यहाँ अंदर और उनका गुणा हो जाएगा इससे जो बाहर है 2। तो इसका हो गया ऑक्सीजन हो गया 6, 3 दूनी 6। इसी प्रकार इस साइड लेड कितना है 1, ऑक्सीजन 1 और 2 3, ऑक्सीजन 3 है एन 1 है, सॉरी ऑक्सीजन 2 और जोड़ दीजिए 5 है। यहाँ पर हम देख रहे होंगे कि लेड की संख्या 1 है, इस साइड भी लेड की संख्या 1 है, नाइट्रोजन की संख्या 2 है और नाइट्रोजन की संख्या यहाँ पर 1 है और यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या 6 है और यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या 5 है। तो आइए हम देखते हैं कि इनको कैसे हम बैलेंस करें। तो चलिए देखते हैं बैलेंस करना। तो सबसे पहले मैं बैलेंस करूंगा। यहाँ पर लेड 1 है, यहाँ पर भी लेड 1 है और यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पर 1 है। तो पहले आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। PbO इसको आप मान लीजिए 2 मॉलिक्यूल्स लिए। तो अब देखेंगे यहाँ पर ऑक्सीजन और लेड कितने हो गए। लेड की संख्या यहाँ पर 2 हो चुकी है और ऑक्सीजन हो गए हैं 6, इसमें 2 और जो 3 है यहाँ पर हो गए हैं 7 और 6 हो गए हैं 2 4 6। ऑक्सीजन की संख्या 6 हो चुकी है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन की संख्या 6 है और नाइट्रोजन 2 है और नाइट्रोजन यहाँ पर 1 है और यहाँ पर लेड 1 है। तो चलिए इसी तरीके से हम इस साइड भी लेड के 2 कर देते हैं। तो यहाँ पर 2 अणु जोड़ दिए, यहाँ 2 इनकी संख्या कर दी और समझते हैं इनको। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, इसका हो गया और इसका हो गया। तो अब इनको क्या होगा, ये तो अभी बैलेंस नहीं हुए, यहाँ पर नाइट्रोजन भी बैलेंस नहीं हुआ, तो इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर इसका आपने देखा होगा नाइट्रोजन 2 है और इसका हो गया 4। तो यहाँ पर नाइट्रोजन हम देख लेते हैं 4 नाइट्रोजन हो गए। मैं सिंपली तौर से समझा देता हूँ कि इसका नाइट्रोजन का गुणा इसमें होगा तो कितने हो गए नाइट्रोजन 2 और ये 2 हो चुके हैं। तो 2 का फिर यहाँ पर देख लीजिए इनका इनसे गुणा करा दिया जाए तो 2 दूनी 4 नाइट्रोजन हो चुके हैं यहाँ पर। तो नाइट्रोजन की संख्या लिख लेते हैं हम यहाँ पर 4 और यहाँ पर नाइट्रोजन 4। इसी प्रकार हम देख रहे हैं लेड बैलेंस हो चुका है जो Pb है और नाइट्रोजन बैलेंस हो चुका है। यहाँ पर जो नाइट्रोजन है ये दोनों बैलेंस हो चुके हैं। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की, क्या ऑक्सीजन बैलेंस हुआ है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 2 दूनी 2 चौके 8, यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या है 8। ठीक है, तो 8 ये है 2 ये है 6 10 हो गई और ये 2 है, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या हो गई है 12। इसी प्रकार यहाँ पर भी 12 ऑक्सीजन हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल्स थे 3 का इनमें गुणा हुआ है तो कितने हो गए 6 और 6 का यहाँ पर गुणा हो जाएगा। ये जो बाहरी संख्या है जो आणविकता है उसमें हम गुणा कर देंगे तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन 12 हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कि ये रासायनिक अभिक्रिया पूरी तरीके से संतुलित हो चुकी है। इतने यहाँ पर भी उतने ही पदार्थों की मात्रा है और यहाँ पर भी उतने पदार्थों की मात्रा है। तो हम कह सकते हैं कि यह रासायनिक संतुलित अभिक्रिया है। यह रासायनिक अभिक्रिया संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है। हेलो स्टूडेंट्स, हम देख चुके हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या होती हैं और रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, इनको कैसे बैलेंस किया जाता है और अब हम देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार क्या होते हैं जो कि आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। इनको देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो दोस्तों समझते हैं रासायनिक अभिक्रिया 4 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 संयोजन अभिक्रिया, नंबर 2 वियोजन अभिक्रिया, नंबर 4 विस्थापन अभिक्रिया, नंबर 3 विस्थापन अभिक्रिया, नंबर 4 द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर 4 प्रकार की अभिक्रिया लिखी है। नंबर 1 पे संयोजन अभिक्रिया, नंबर 2 वियोजन अभिक्रिया, नंबर 3 विस्थापन अभिक्रिया और नंबर 4 द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो समझते हैं कि
संयोजन अभिक्रिया क्या अभिक्रिया होती है। चलिए समझते हैं संयोजन अभिक्रियाएं क्या होती हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा, संयोजन, संयोजन मतलब मिलना, मिलना। इस प्रकार की अभिक्रियाओं में दो पदार्थ या दो अभिकारक आपस में क्रिया करके एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। दो पदार्थ या दो अभिकारक आपस में क्रिया करके एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो आइए इसके एग्जाम्पल समझ लेते हैं, जो कि है CaO प्लस चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। बुझा हुआ चूना यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, ये है अपना कैल्शियम ऑक्साइड, और इसकी अभिक्रिया जल यानी कि H2O वाटर से कराई जाए तो हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है और प्लस ऊष्मा निकलती है। तो इसका आप एग्जाम्पल देख सकते हैं कि दो पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। इन अभिक्रियाओं में ऊष्मा निकलती है। आप इस अभिक्रिया को अपने घर पर भी देख चुके होंगे या देखा होगा। जब बुझे हुए चूने को पानी में डाल दिया जाता है या चूने को हम पानी में डालते हैं तो वह खौलने लगता है, खौलता है और ऊष्मा निकलती है और ये बना लेता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि इसका उत्पाद होता है। इसी प्रकार की अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। देखते हैं नंबर 2 पर वियोजन अभिक्रिया आती है। वियोजन अभिक्रिया का संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होता है। जैसा कि संयोजन अभिक्रिया बताया था, दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, इसी प्रकार इसमें एकल अभिकारक या एक अभिकारक क्रिया करके दो नए उत्पाद का निर्माण करता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि ये अभिकारक है जो दो भागों में टूट जाता है, ये दो भागों में टूट जाता है, जो कि है अपना कैल्शियम ऑक्साइड और जो कि है कार्बन डाइऑक्साइड। ये कैल्शियम ऑक्साइड वो है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट ऊष्मा की उपस्थिति में या इनमें ऊष्मा दी जाती है और ऊष्मा की उपस्थिति में क्रिया करके कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 का निर्माण करते हैं। इस चीज का अर्थ यह है कि जब CO2 बनती है तो यह ऊपर की ओर जाती है और निकलती है। हम ऊष्मा के बारे में बात करते हैं, जैसे कि मैंने पिछली अभी संयोजन अभिक्रिया बताया था कि उसमें ऊष्मा निकल रही थी। जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा निकलती है उन अभिक्रियाओं को ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, और जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा दी जाती है यानी कि वियोजन अभिक्रियाओं में ऊष्मा की आवश्यकता होती है, इसमें ऊष्मा निकलती नहीं है, तो इनको ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं भी कहते हैं। ये दो नाम से आती हैं। चलिए तो आप बात करते हैं तीसरे रिएक्शन की, जो कि चलिए देखते हैं विस्थापन अभिक्रियाएं कौन सी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। विस्थापन, जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ये अभिक्रियाएं जरूर किसी चीज को विस्थापित कर देंगी। नाम से स्पष्ट हो रहा है विस्थापित। तो चलिए इसका एग्जाम्पल दिखा के मैं इसकी परिभाषा समझाता हूँ। वे अभिक्रियाएं जिनमें एक यौगिक या एक तत्व किसी दूसरे यौगिक के तत्व को हटाकर उसका स्थान ले लेता है, तो ऐसी अभिक्रियाएं विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल FeSO4 प्लस Cu।
इस प्रकार की अभिक्रिया एक विस्थापित अभिक्रिया कहलाती है, जिसमें हम फेरिक सल्फेट यानी कि आयरन और सल्फेट की क्रिया, फेरिक सल्फेट की क्रिया कॉपर से करते हैं, तो कॉपर फेरिक यानी कि आयरन इसका स्थान ले लेता है और इसको उसकी जगह से विस्थापित करके अलग कर देता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया विस्थापित अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि हम देख रहे होंगे कि Cu यानी कि ये पावरफुल है और ये Fe यानी कि आयरन को अलग कर देता है या उसको उसकी स्थान से हटा देता है और खुद आकर उस स्थान पर जुड़ जाता है। तो इस प्रकार एक प्रोडक्ट का निर्माण होता है जिसे कहते हैं कॉपर सल्फेट। तो विस्थापन अभिक्रिया आपने समझ ली है और चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं अगला टाइप जो है, चौथे टाइप की रिएक्शन है द्विविस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान हो जाता है। आदान प्रदान आप समझते हैं कि एक देना और दूसरा लेना। इसी प्रकार इस अभिक्रिया में विस्थापित तो होता है लेकिन एक दूसरे से आदान प्रदान कर लेती हैं। जैसे कि हम लोग समझते हैं कि अपन कह सकते हैं कि तुम मेरी जगह आ जाओ, मैं तुम्हारी जगह आ जाता हूँ। इसी प्रकार मैं समझ सकता हूँ, आप भी समझ सकते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या कहलाती है। तो मैं इसका एक एग्जांपल आपको समझाता हूँ, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। Na2SO4 प्लस BaCl2 आपस में क्रिया करके BaSO4 प्लस NaCl ये अभिक्रिया करके जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें Na यानी कि जो सोडियम आयन है जो बेरिलियम आयन के आदान प्रदान कर लेता है, वे अभिक्रिया जो आयनों को एक्सचेंज कर लेती हैं। Na पॉजिटिव एक आयन है, Ba पॉजिटिव एक आयन है। इसी प्रकार आयनों का एक्सचेंज हो जाता है। किसमें? अभिकारकों में आयनों का एक्सचेंज हो जाना द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि सोडियम ने बेरिलियम की जगह ले ली और बेरिलियम ने सोडियम की जगह ले ली। इन दोनों का आपस में आदान प्रदान हो गया है। बेरिलियम SO4 यानी कि सल्फेट के साथ जुड़ गया है और जो सोडियम था वो Cl के साथ जुड़ गया है। तो ये अभिक्रिया एक द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। और हम समझ सकते हैं, मैं सोचता हूँ कि जो मैंने आपको पढ़ाया है वो आपको अच्छा लगा होगा और जो मैंने आपको ये टॉपिक चैप्टर फर्स्ट पढ़ाया है साइंस का, इसी प्रकार मैं आपको आगे भी वीडियो दिखाता रहूँगा और बताता रहूँगा, आपके टाइप्स बताऊँगा, आपकी पूरी क्लास 10 की साइंस यानी कि विज्ञान विषय को मैं आपको समझाऊँगा आपको पूरी तरीके से। तो प्लीज़ वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो भी दिक्कत आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।